तो अब हरियाणा जी के मैं पढ़ा रहा हूँ आज कुछ है क्लास, ताकि आप भूल ना जाएं। शुरू से शुरू करूँगा बिल्कुल। जिसकी जो चीज़ें पहले हो रखी हैं अच्छी बात है, जिसकी नहीं हो रखी वो यहाँ से रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। और हरियाणा जी के हर पेपर में हरियाणा के इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। 20 क्वेश्चन तो हर एक पेपर में आते ही आते हैं। जैसे सीईटी का पेपर है हरियाणा सीईटी का, तो उसमें 30 क्वेश्चन बता रखे हैं हरियाणा जीके के आएंगे। अब बाकी पेपरों में 25-25 क्वेश्चन तक भी आते हैं अभी। तो शुरुआत करते हैं अपन एक बहुत इम्पोर्टेंट चल बहुत ही मेजर सेक्शन है। इसको बच्चे हरियाणा जीके को सोचते हैं कि यार 100, 200, 300 क्वेश्चन पढ़ लिए और हरियाणा जीके हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बहुत डिटेल के अंदर पढ़नी पड़ती है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और वो ज़माना चला गया जब 3-4 साल पहले पेपर आते थे और आसान आसान से क्वेश्चन पूछ लेता था कि शहीदों का शहर कौन सा है, सबको पता है झज्जर है, वीरों की नगरी कौन सी है, रेवाड़ी है। ये सबको याद हो चुके हैं और ये चीज़ें अब पूछता ही नहीं, अब छोड़ चुका है इन चीज़ों को। हाँ, जो आज से 4-5 साल पहले हरियाणा में पेपर हो रहे थे उसमें बहुत ईजी लेवल पूछा जाता था, बट आजकल जो लेवल क्वेश्चन का बन रहा है वो क्वेश्चन को बहुत घुमा रहा है और कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन के अंदर ही बच्चे को। तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना है कि अपने 25 के 25 क्वेश्चन हो जाएं। 25 ना हो तो एटलीस्ट 23 से 24 तो हो ही जाए। और ये अगर 23-24 हो गए ना तो बाकी बचे कितने हैं, 76 क्वेश्चन। अगर मैं पटवारी ग्राम सचिव की बात करूँ वहाँ तो 90 क्वेश्चन आने हैं, तो वहाँ भी 22 से 23 क्वेश्चन जो हैं ग्राम सचिव के पेपर में पूछे गए थे जनवरी में जो हुआ था। तो बाकी बच गए अपने, आप 90 में से माइनस कर दो, 20 माइनस क्या 67 क्वेश्चन के आसपास आपके बचते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग के आने हैं। और रीजनिंग को ज़्यादा मुश्किल होती नहीं, बड़ी ईजी होती है। तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन मैथ के, और उसके बाद 10 हिंदी, 10 इंग्लिश और बाकी बचती है नेशनल जीके। और इनका हालांकि कुछ पता है नहीं, क्योंकि हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में नेशनल जीके पूछी ही नहीं गई थी, कुछ भी नहीं पूछा गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। साइंस से क्वेश्चन थे, वो भी फिज़िक्स से क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले मैं सिलेबस लिखूंगा और ये अपना पढ़ाने का तरीका ये नहीं होगा कि ठीक है 2-4 क्वेश्चन आके लिख दिए, 50 क्वेश्चन लिख दिए और आपको करवा दिए। पूरा कंसेप्चुअल लेके चलूँगा, जैसे कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी इन सब्जेक्ट को पढ़ते हो, ठीक वैसे हम हरियाणा जीके को पढ़ेंगे। और पहली क्लास से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो रहेगी हरियाणा जी के अंदर, अब मैं यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहा हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है और साथ के साथ आप नोट करते रहेंगे। 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट, 22 ज़िले प्लस एक हमारी जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो हमें पढ़ना है जिसके बारे में, और वो है चंडीगढ़, जो कि हमारी क्या है, कैपिटल है। हरियाणा की भी राजधानी है और किसकी भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी। एरिया कितना है तो 114 किलोमीटर स्क्वायर मात्र एरिया है किसका, चंडीगढ़ का, ठीक है। 1970 में केंद्र सरकार ने एक प्रपोज़ल रखा था कि चंडीगढ़ किसको दे देते हैं, पंजाब को दे देते हैं, ठीक है। एक प्रपोज़ल था जस्ट, पर दिया नहीं गया था। तो 22 ज़िले डिटेल के अंदर, लास्ट बना ज़िला जो कि कौन सा अपना चरखी दादरी, ठीक है। और शुरुआत में कितने ज़िले थे तो 7 थे, और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है क्या, चंडीगढ़, ठीक है। सेकंड जो है वो हम पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास, अब हरियाणा का इतिहास जो है वो टीचर पढ़ा देते हैं, हर्षवर्धन पढ़ा दिया, गुप्त काल पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत रजिया सुल्तान पढ़ा दिया और ख़त्म कर दिया। नहीं, हरियाणा का इतिहास हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 1947 तक, 1947 तक। हड़प्पा सभ्यता जिसका कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, राखीगढ़ी, जो कि कहाँ पे है, हिसार में। कहाँ पे है, हिसार में। पहले जो इतिहासकार हैं वो मानते थे मोहनजोदड़ो को, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा जो है वो भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। परंतु कुछ और एक्सकवेशन हुई, जब और उत्खनन हुआ तो ये पाया गया कि सबसे बड़ी साइट जो है वो कौन सी है,
राखी गढ़ी है, जो कि आपके कहाँ पे है, हिसार में है, जो कि कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। तो हड़प्पा वैदिक सभ्यता, उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे कि हर्ष के साम्राज्य में क्या क्या हुआ। जैसे एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम है क्या, हेन सांग, वेन सांग, है ना, जिसने किताब लिखी कौन सी, CU की, जिसने किताब लिखी कौन सी, CU की, ठीक है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि था जिसका नाम क्या था, बाणभट्ट था, ठीक है। हर्ष खुद भी लिखता है, हर्ष की खुद की रचनाएं भी हैं, कौन सी, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और बाणभट्ट लिखता है, क्या लिखता है, हर्षचरित लिखता है, ठीक है। हर्षचरित लिखता है, कौन लिखता है, तो बाणभट्ट लिखता है। हर्षवर्धन के बाद जैसे फिर उसके बाद हरियाणा पे अटैक होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अटैक्स हैं वो किसके हैं, महमूद गजनवी के हैं। महमूद गजनवी हरियाणा पे अटैक करता है, कब, थानेसर पे करता है 1014 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में थानेसर पे अटैक करता है और चक्कर स्वामी की एक मूर्ति है, उसको देख के बड़ा भुचक्का हो जाता है और उसको वो तुड़वा देता है। हालांकि आक्रमण और भी जगह किए हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण माना जाता है वो है सोमनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। जहाँ बोलते हैं उसको सबसे ज़्यादा संपत्ति जहाँ से हाथ लगी थी वो कौन सा था, सोमनाथ टेम्पल था, ठीक है। और इंडिया पे कितनी बार अटैक करता है, 17 बार अटैक करता है गजनी। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी वगैरह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर एक शख्स आएगा हमारे लिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली व अंतिम महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका, जिसका नाम क्या है, रजिया सुल्तान, ठीक है, जो कि शासिका बनेगी 1236 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, किसकी, रजिया सुल्तान की, ठीक है। जिसका मकबरा आपके कहाँ पे है, कैथल के अंदर जिसका मकबरा बताया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में। और मुगल में सबसे पहला जो मुगल आएगा वो आएगा अपना कौन सा, बाबर, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई लड़ेगा 1526 के अंदर, ठीक है। बाबर और किसके बीच में होगी, इब्राहिम लोदी के बीच में होगी। और सेकंड बैटल फिर आएगी कब, 1556, अकबर वर्सेस हेमू। और 1761 में आएगी तीसरी बैटल, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया किसने, हरियाणा ने। और इसी क्रांति में पार्ट लिया था रेवाड़ी के वीर ने, जिसका नाम क्या है, राव तुलाराम, जिसके मृत्यु दिवस को हम क्या मनाते हैं, हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं। जिनकी मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे, कब हुए थे, 23 सितंबर। और इनका मकबरा जो है वो कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान के काबुल में है, अफ़गानिस्तान के काबुल में, ठीक है। और किस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी किस बीमारी के कारण, पेचिश बीमारी के कारण, ठीक है। तो 1857, हालांकि 1857 से पहले भी हरियाणा में विद्रोह होते हैं। एक सवाल अभी पूछा भी गया था हाल फिलहाल के पेपरों में कि 1845 के अंदर एक विद्रोह होता है जिसको हम बोलते हैं किसका विद्रोह, लाडवा का विद्रोह। ये पूछा गया सवाल था, अभी पेपर हुए हैं जो रिसेंट जो पेपर हुए हैं। लाडवा का विद्रोह कब हुआ था, 1845 में, जिसका नेतृत्व किया था किसने किया था, अजीत सिंह ने किया था। किसने, अजीत सिंह ने। और भी बहुत सारे विद्रोह हैं, छछरौली का विद्रोह है, ठीक है, रानिया का विद्रोह है। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि विद्रोह होंगे किससे पहले के, 1857 से पहले के विद्रोह होंगे। 1857 में भी हरियाणा बढ़ चढ़ के भाग लेगा। बल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है, राजा नाहर सिंह को, है ना। बल्लभगढ़ जिसका कि नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है, बलरामगढ़ हो गया, ठीक है। उनको भी फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति में हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इस बात से नाराज होकर आप आगे पढ़ेंगे, 1858 में हरियाणा को किस में मिला दिया गया था, पंजाब में मिला दिया गया था। 1858 में मिला दिया गया इसको, किसके अंदर, पंजाब के अंदर। क्योंकि पंजाब के अंदर जो राजा महाराजा थे उन्होंने विद्रोहियों का, क्रांतिकारियों का साथ ना देकर के किसका साथ दिया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और इस बात से खुश होकर अंग्रेज़ों ने हरियाणा को किस में मिला दिया, पंजाब में। और इससे पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, तो यूपी का हिस्सा था। किसका, उत्तर प्रदेश, यूपी का हिस्सा था। तो उसके बाद फिर अपना संघर्ष चलेगा। और किनके साथ संघर्ष चलेगा, अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। जो यहाँ हरियाणा से क्रांतिकारी हुए, ठीक है। जैसे हिसार कर्म भूमि मानी जाती है किसकी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि मानी जाती है कौन सी, हिसार। एक यूनिवर्सिटी भी है लुवास करके, है ना, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंस, वो भी कहाँ पे आपके हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर ही है, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी वो भी कहाँ पे, हिसार में। तो
काफ़ी सारे क्रांतिकारी हरियाणा से निकलेंगे। हालांकि वो भी हैं लाला राय बहादुर मुरलीधर, जिनकी कर्म भूमि मानी जाती है किसको, अम्बाला को। किसको मानी जाती है, अम्बाला को मानी जाती है, जिनका जन्म हरियाणा के किस ज़िले में हुआ था, पलवल में हुआ था। और पलवल से ही सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था किसको, महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1919 में। ठीक है, पलवल से ही हरियाणा में पलवल से ही महात्मा गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, तो ये सारा संघर्ष अपना चलेगा फिर 1857 से लेकर के कहाँ तक, 1947 तक। अब मैं इसमें इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे वाइसराय, गवर्नर जनरल, वार्न हेस्टिंग क्या कर रहा है, वो मेरा टॉपिक नहीं है। वही बातें लिखवाऊंगा जो अपनी इंपॉर्टेंट होगी किस प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए। देखो हरियाणा जी के पढ़ने का तरीका यही है। बच्चे क्या करते हैं, गुरुजी 250-300 क्वेश्चन दे दो इंपॉर्टेंट से, उनको हम रट लेंगे और हो जाएगा। ऐसे नहीं हुआ करता। फिर जरा सा उसने क्वेश्चन घुमा दिया ना, तुरंत समझ में नहीं आएगा फिर वो, और घूम जाओगे। और अब वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता अभी कि बताओ वीरों की नगरी शहीदों, ये चले गए क्वेश्चन, ये सबको आते हैं, उसको भी पता है। अब थोड़े से क्वेश्चन घुमाता है, और वही हम देखेंगे कैसे। तो 1947 तक हमारा संघर्ष चलेगा, किनके साथ, अंग्रेजों के साथ चलेगा। और उसके बाद फिर हमारा संघर्ष शुरू होगा, और क्या बनाने के लिए संघर्ष शुरू होगा, हरियाणा बनाने के लिए। हरियाणा भी कोई ऐसे खैरात में थोड़ी मिला है, इसके लिए भी बाकायदा संघर्ष हुआ है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले सच्चर फॉर्मूला लाया गया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर लेकर के आए थे, जिन्होंने पंजाब को 2 भागों में डिवाइड किया, एक हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। हरियाणा के लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे दंगे हुए हरियाणा पंजाब में, तब जाकर के वो सारा संघर्ष हमारा चला। और ख़त्म हुआ कब, 1 नवंबर 1966 को वो संघर्ष खत्म होता है, और हरियाणा देश के 17वें राज्य के रूप में जन्म लेता है। 17th स्टेट के रूप में, साइलेंट करेंगे, 17th स्टेट के रूप में जन्म लेता है कौन सा, हरियाणा, 17वां राज्य। तो ये अब कहानी चलेगी कहाँ से कहाँ तक की, 1947 से लेकर के कहाँ तक की, 1966 तक की। ये है हरियाणा का इतिहास। ये तो मैंने मोटा मोटा सा एक बताया, ये सारा करवाऊंगा अभी। ठीक है, ये हरियाणा के इतिहास पढ़ने का तरीका है। शुरू होंगे हम हड़प्पा सभ्यता से लेकर के, और लेकर के आएंगे आपको सबसे पहले 1947 तक, आज़ाद हो लिए, और उसके बाद फिर लेकर के आएंगे कहाँ पे, 1966 पे। फिर आपने पढ़ा होगा कि एक कमेटी की सिफारिश के आधार पर हरियाणा बना था, जिसका नाम था सरदार हुकम सिंह कमेटी। फिर एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, जिसका नाम था JC शाह आयोग। ठीक है, जिसमें 3 मेंबर थे, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, JC शाह। ठीक है, जंतीलाल छोटेलाल शाह, है ना, ये थे, इनका पूरा नाम था। और 3 मेंबर थे इसमें, S दत्त और M फिलिप और JC शाह। ठीक है, इसे सीमा आयोग भी कहते हैं, सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन कहते हैं। और इसने डिसाइड किया था कि हरियाणा को अलग करो पंजाब से, और इसमें इसने कितने ज़िले बताए थे बनाने को, 5 ना, इसने बताए थे 5 ज़िले। केंद्र सरकार ने 2 ज़िले और एक्स्ट्रा ऐड किए, और कितने ज़िले बनाए, 7 ज़िले। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, बाकी के 2 ज़िले कौन से थे। 5 ही ज़िले बताता है सीमा आयोग। ये पूछा गया सवाल है आपसे कि सीमा आयोग ने हरियाणा में कितने ज़िले स्वीकार किए थे बनाने के लिए, तो 5 ही ज़िले वो स्वीकार करता है, बाकी 2 कौन से नहीं है वो मैं आगे लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये सारे का सारा हरियाणा का इतिहास रहेगा अभी। ठीक है, हरियाणा जी के छोटा टॉपिक नहीं है ये। यूट्यूब पे तो क्या करते हैं, 40-50 क्वेश्चन से लगाए, बोल देगा इंपॉर्टेंट पेपर में आएंगे, और वो बच्चा करके खुश हो जाता है। ठीक है, ऐसे हरियाणा जी के नहीं हुआ करती। तो हरियाणा का इतिहास सेकंड। थर्ड रहेगा हरियाणा का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जी के जो मैं पढ़ाऊँगा भाई हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, और जहाँ से आपको हिंदी के वर्ड समझ में ना आए वो इंग्लिश में पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एक बड़े ही फेमस ज्योग्राफर हुए हैं, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर थे, जिसका नाम है डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ये पूछा गया सवाल है भाई, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा किसकी किताब है, ऑफ हरियाणा, हरियाणा। और इसमें इन्होंने हरियाणा को 8 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में, 8 भागों में हरियाणा को डिवाइड करते हैं डॉक्टर जसबीर सिंह। और ये किताब इन्होंने लिखी थी 1976 के अंदर। ये बाकायदा PDF भी पड़ी है मेरे पास, चाहोगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इन्होंने हरियाणा को 8 भागों में डिवाइड किया, जैसे शिवालिक, जैसे अरावली, जैसे बालू के टिब्बा युक्त मैदान। ठीक है, इन अनकाई दलदल कहाँ पे है, तो सिरसा में। ठीक है, अब तो नहीं बनता, पुराने समय में बनता था। और कौन से इलाके में, सिरसा के श्रीनाथू चोपटा, है ना, श्रीनाथू चोपटा। तो
इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से 8 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। इसमें हम हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है करो, जो कि मोरनी हिल्स में है, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। 1514 मीटर। अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो फिर लगाना होता है हमें क्या, 1467 मीटर। ठीक है, अगर ऑप्शन में ना मिले। पर HSSC ने सवाल पूछे हैं हाल फिलहाल के पेपरों में, और उसमें इन्होंने जो ऊंचाई मानी है वो कितनी मानी है, 1514 मीटर मानी है। और दक्षिण हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोसी की पहाड़ी, जो कि आपके कौन से ज़िले में है, महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ के कौन से में है, नारनौल, और नारनौल का कौन सा गांव है, ढाणी कुलताजपुर, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 652 मीटर, जहाँ से एक ऋषि का संबंध है जिसका नाम है च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि जिन्होंने हरियाणा में किसकी स्थापना की थी, ढूसर समुदाय की स्थापना की थी। और वही ढूसर समुदाय आगे जाके कालांतर में क्या हो गया, भार्गव समुदाय। आज जो भार्गव समुदाय है वही क्या है, ढूसर समुदाय। ठीक है, हाँ, तो वो आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी डोसी की पहाड़ी, जो कि कौन सी श्रेणी में आती है, अरावली में। ठीक है, हालांकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में नहीं है, वो राजस्थान में है। ठीक है, माउंट आबू है ना, जहाँ पे एक मंदिर भी है, कौन सा, श्री दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इसमें हम हरियाणा को डिटेल में पढ़ेंगे। हरियाणा के जितने भी भागों में हरियाणा को डिवाइड किया जा सकता है उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा कहाँ पे आता है। ठीक है, जैसे तोशाम में डाडम की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे हैं, भिवानी के अंदर है। तोशाम में डाडम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, भिवानी के अंदर है। ये सारे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हरियाणा की जो आएगी वो आएगी जलवायु, क्लाइमेट हरियाणा का, हरियाणा की मिट्टी, ये सब ज्योग्राफी में आएगा। और हरियाणा के पहाड़ जो थोड़े बहुत हैं ले देखे, वो हम सारे इसमें पढ़ेंगे भी। फिर ज्योग्राफी में आएगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब क्या है, ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा के अंदर नदियाँ, हालांकि ले दे के हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण नदी तो कौन सी है, यमुना है, और भी नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, साहिबी। कौन सी है, साहिबी नदी है। और वैसे हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना। ठीक है, और भी नदियाँ हैं जैसे घग्गर है, मारकंडा है, टांगरी है, सरस्वती है, जिसका पुनरुत्थान के लिए अभी शुरू हुआ। ठीक है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया। तो अपवाह तंत्र में आपकी नदियाँ आ जाएंगी, आपकी झील आ जाएंगी, लेक आ जाएंगी, आपकी नहरें आ जाएंगी, आपके बांध आ जाएंगे, डैम। जैसे आनंगपुर डैम बहुत बार पूछा गया, हरियाणा के किस ज़िले में आनंगपुर डैम, आनंगपुर, फरीदाबाद, बहुत बढ़िया। फरीदाबाद ज़िले में कौन सा डैम है, आनंदपुर डैम है। ठीक है, हथनीकुंड बैराज वगैरह ये तो आपने पढ़े होंगे, मछुआरों का स्वर्ग है। ताजेवाला कहाँ पे है, ये भी यमुनानगर है। ठीक है, तो नदियाँ, झील, नहरें, बांध, ये सारे के सारे आ जाएंगे। और फिर इसी में हम पढ़ेंगे सिंचाई, इरिगेशन, और इसी में हम पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाएँ भी। जितने भी इन्होंने परियोजनाएँ चलाई हैं सिंचाई से रिलेटेड, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ फिर ये बाकी का। उसके बाद ज्योग्राफी में जो रहेगा मेरी तरफ से वो है कृषि व पशुपालन। देखो, अब की बार जो इन्होंने पशुपालन पूछा हुआ था वो ना तो किसी ने पढ़ाया था पहले और ना ही किसी ने तैयार किया हुआ था, इनका कोई भरोसा नहीं है। तब कि हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। कृषि जैसे मेनली 3 ही फसलें हैं, कौन सी, खरीफ, रबी, और तीसरी होती है जायद। ठीक है, जो धान की फसल है वो कौन सी है, खरीफ है, और जो गेहूं है वो कौन सी है, रबी है। जौ भी कौन सी है, रबी है। ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से महीने में होते हैं, किस महीने में इनकी कटाई करनी चाहिए। और ज़्यादातर सवाल आपसे यही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। ठीक है, और धान का कटोरा आपका किस ज़िले को कहते हैं, जहाँ पर आप बैठे हो। ठीक है, करनाल को ही कहते हैं धान का कटोरा। और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो सिरसा के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। हरियाणा में किसका उत्पादन, गेहूं का उत्पादन। ठीक है, जायद फसलें कौन सी हैं, जो खरीफ और रबी के बीच में होती हैं। ठीक है, हाँ, अप्रैल से जून के बीच में, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सारी क्या है, जायद फसलें हैं। तो कृषि और पशुपालन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद परिवहन, परिवहन में हम सारा पढ़ेंगे तीनों। कौन सा, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, और तीसरा है रेल परिवहन। आप बोलें गुरुजी जल परिवहन क्यों नहीं लिखवा रहे, अपने यहाँ है ही नहीं जल परिवहन, तो लिखवाएंगे कहाँ से, समुद्र वमुद्र थोड़ी है कोई अपने। तो सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। ठीक है, हरियाणा में जो पहली रेल चली थी वो कब चली थी, कहाँ से कहाँ चली थी,
14 फरवरी 1873 का वैलेंटाइन का वो दिन था जब पहली रेल चली थी दिल्ली से रेवाड़ी, ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी। पहली सीएनजी ट्रेन भी कहाँ पे चली है? हरियाणा में ही चली है पहली सीएनजी ट्रेन 2015 में, 15 के अंदर पहली सीएनजी ट्रेन भी हरियाणा में चली है, ठीक है। परिवहन, सड़क, वायु सब पढ़ेंगे हम इसके अंदर, रेल, और फिर उसके बाद आएंगे हमारे परिवहन में ही आ जाएगा हमारा क्या, नेशनल हाईवे, और इसी में हम पढ़ेंगे, हालांकि इनसे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं बट फिर भी नेशनल हाईवे से कम नहीं मैं कह रहा, स्टेट हाईवे से थोड़ा कम ही पूछा जाता है। राज्य जो भी हाईवे हैं, स्टेट के जो हाईवे हैं उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे भाई। फिर उसके बाद आएगा इसी के अंदर नेशनल पार्क। ले दे के हमारे यहाँ कितने नेशनल पार्क है? केवल 2 ही नेशनल पार्क हैं, यमुनानगर और एक है गुरुग्राम। यमुनानगर में है कालेसर और गुरुग्राम में है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1991 में। ये ग्राम सचिव के पेपर में बाकायदा सवाल आपसे पूछा गया कि सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, तो 1991 में दिया गया। 2 ही नेशनल पार्क हैं आपके, एक तो यमुनानगर में और एक कहाँ पे है, गुरुग्राम में, ठीक है। नेशनल पार्क और कुछ हर्बल पार्क भी इन्होंने बनवाए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हर्बल पार्क जो है ना, जो हरियाणा फॉरेस्ट की साइट है, उन पे इनकी संख्या बता रखी है 58। कितने हर्बल पार्क है हरियाणा में? टोटल 58। एक मेगा फूड पार्क है, वो भी हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो सारे इसके अंदर आएंगे। परंतु इकोनॉमिक सर्वे जो आया था 2020-21 का, उसमें इसकी संख्या 59 होगी। तो अब आप बोलेंगे सर जी आंसर क्या करना है, 58 करेंगे या 59 करेंगे? फॉरेस्ट वालों के पास जो डाटा होगा वो पुराना होगा, उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा। तो आप हर्बल पार्क के लिए जो लगाएंगे आंसर, वो क्या लगाएंगे? 59 लगाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट आया, ठीक है। तो 59 नेशनल पार्क, 2 ही हर्बल पार्क जो है 59। अगर ना ऑप्शन मिले तो 58 ही लगा सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कितने हैं? टोटल 8, ठीक है। जैसे कि अबूब शहर कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है, ठीक है। कालेसर नेशनल पार्क भी है, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। भिंडावास, खप्परवास दोनों कहाँ पे है? झज्जर में। जहाँ पे भी मैंने बताया था वास आए तो आंसर आप क्या लगाएंगे? झज्जर लगाएंगे। भिंडावास और खप्परवास दोनों कहाँ पे जाएंगे? झज्जर में। और भिंडावास झील भी है, भिंडावास क्या भी है? झील भी है। और भिंडावास क्या भी है? वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ये सारे हम डिटेल में लिखवाएंगे, अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर इसी में हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ क्या भी हैं, कुछ प्रजनन केंद्र भी हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। ब्रीडिंग सेंटर भी हमने बनाए हुए हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। और फिर इसी में हम पढ़ेंगे हरियाणा में ले दे के चिड़ियाघर कितने हैं भाई? 3 चिड़ियाघर हैं, रोहतक, भिवानी और एक है आपका पीपली मिनी जू जिसको बोलते हैं। 3 ही चिड़ियाघर हमारे यहाँ पे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, क्या क्या इनके बारे में खास बातें हैं चिड़ियाघर के बारे में, ठीक है। और एक डियर पार्क भी है, हिरण पार्क, कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। वो सारा, हाँ जी, नहीं, डियर पार्क हिसार के अंदर है। डियर पार्क जो है वो हिसार के अंदर है, ठीक है। हाँ, 2 हैं, सेकंड के बारे में फिर मुझे देखना पड़ेगा अगर आप कह रहे हैं ऐसा तो। नहीं, डियर पार्क के लिए हिसार ही आंसर आएगा। प्रजनन के अंदर और क्या आएगा? चिड़ियाघर, दोनों हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हाँ पूछो। क्या? ऐसे तो बहुत जगह होंगे, ठीक है। चंडीगढ़ में है तो हमने जो मेनली जो क्वेश्चन आया उसका जो आंसर उन्होंने माना है वो क्या माना है? हिसार माना है। बाकी रोहतक वाला आप जो कह रहे हैं वो मैं एक बार खुद सर्च कर लूँगा कि क्या है रोहतक वाला। हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। हिसार वाला जो है उसमें है, ठीक है। प्रजनन केंद्र और क्या है? चिड़ियाघर है। कल मैं बता दूंगा वो, ठीक है। तो चिड़ियाघर और हाँ, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है, लेटेस्ट आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट, और वो आई है कब की? 2019 की। 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसने हमें बताया कि हरियाणा में जो वन हैं वो कितने % एरिया पे हैं? 3.62% एरिया पे हरियाणा पे क्या है? वन है। हालांकि वन नीति तो ये कहती है कि 1/5 मतलब 20% एरिया पे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। परंतु हरियाणा में कितने हैं?
3.62%। और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके अनुसार बता रहा हूँ, लेटेस्ट जो मेरे पास अभी है 2019 के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा की सीमाएं, वो भी ज्योग्राफी में आएगा। बाउंड्री ऑफ हरियाणा, हरियाणा की सीमाएं। हरियाणा की सीमाएं हमें पता है 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं। 5 राज्य है जिसमें सबसे लंबी सीमा हमारी किसके साथ है, राजस्थान के साथ, 1262 किलोमीटर लंबी। पहला राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है यूपी, चौथा है उत्तराखंड जिसके साथ हमारा सबसे छोटी सीमा है और एक ही ज़िला लगता है यमुनानगर। उनका लगता है देहरादून और हमारा लगता है यमुनानगर, ठीक है। तो राजस्थान, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे 3 ही ज़िले लगते हैं। याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, PAY, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, ये 3 ज़िले हमारे किसके साथ लगते हैं, हिमाचल के साथ, ठीक है। ये सारे मैं बताऊंगा डिटेल के अंदर सारी चीज़ें। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनसे हमारी सीमाएं लगती हैं वो है एक चंडीगढ़ और एक है दिल्ली। चंडीगढ़ से हमारा केवल एक ही ज़िला लगेगा जिसका नाम है पंचकुला, एक ही ज़िला लगेगा पंचकुला, सिर्फ, और कोई ज़िला नहीं लगता है। और दिल्ली जिससे ज़िले लगते हैं हमारे कितने, 4 ज़िले लगते हैं। कौन से, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर। झज्जर का बहादुरगढ़, जिसे हरियाणा का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं हरियाणा का प्रवेश द्वार, किसको बोलते हैं, बहादुरगढ़ को बोला जाता है झज्जर में, ठीक है। हरियाणा की सीमाएं। और 2 ज़िले हरियाणा के ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, लैंड लॉक जिनको बोला जाता है, रोहतक, और दूसरा है चरखी दादरी जो कि भिवानी से अलग हुआ था। रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के 2 ऐसे केवल ज़िले हैं जो कि किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हरियाणा की सीमाएं हम सारी की सारी इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, हरियाणा में जितने भी राजस्व मंडल हैं, राजस्व मंडल कितने हैं हरियाणा में, तो 6 राजस्व मंडल हैं, 6 डिवीज़न है हरियाणा में, ठीक है। और सबसे बड़ी डिवीज़न है कौन सी, रोहतक, जिसमें कितने ज़िले आते हैं, 5 ज़िले आते हैं, ठीक है। और 2 नई डिवीज़न बनाई थी 2017 में, करनाल और दूसरी फरीदाबाद। ये 2 नई डिवीज़न, नए मंडल बने हैं, करनाल और फरीदाबाद। तो राजस्व मंडल के बारे में हम कौन सा जिला किस राजस्व मंडल में आता है वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिनकी संख्या टोटल मेरे पास 6। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पुलिस रेंज। पुलिस रेंज जिनकी संख्या कितनी है, 5 है। नई रेंज बनाई गई जिसे बोलते हैं रेवाड़ी रेंज, या जिसको साउथ रेंज भी बोला जाता है, पुलिस रेंज। फिर पुलिस कमिश्नरी, इसी में हम डिस्कस कर लेंगे, कमिश्नरी जिनकी संख्या कितनी है, 3 है। पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 3 है। हरियाणा पुलिस के पेपर में एक सवाल पूछा गया था, सबसे पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे खोला गया, तो कहाँ पे खोला गया था, गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर पहला खोला गया था। हालांकि पंचकुला भी ऑप्शन था, परंतु गुरुग्राम के बाद खोला गया था, कहाँ पे, पंचकुला में। और हरियाणा की साइबर सिटी भी किसको कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं, ठीक है। मेडी सिटी भी किसको कहते हैं, गुरुग्राम को। किस हॉस्पिटल की वजह से, मेदांता हॉस्पिटल की वजह से। मेदांता हॉस्पिटल की वजह से हरियाणा के गुरुग्राम को कौन सी सिटी कहते हैं, मेडी सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो कमिश्नरी केवल 3 ही है। इसको भी याद रखने की आपको एक ट्रिक बताता होता हूँ मैं, आपको बताइए। GFP गर्लफ्रेंड क्या है, प्यारी है। G से कौन सा है, गुरुग्राम, F से है फरीदाबाद और P से है पंचकुला। यही 3 हमारे पे यहाँ क्या है, ले देख के पुलिस कमिश्नरी हैं। फिर पुलिस ज़िले भी हैं हमारे यहाँ, जिनकी संख्या है, कितनी संख्या है, 2। कौन सा है, हांसी और मानेसर। हिसार का हांसी और गुरुग्राम का मानेसर। इंटरेस्टिंग बात क्या है, गुरुग्राम के मानेसर को नगर निगम बना दिया गया है। और अब हरियाणा में नगर निगमों की संख्या है कितनी, 11, ठीक है। ध्यान से मेरे को सुन लोगे ना और नोट्स नाट्स बना लोगे, और घर पे अगर टाइम सा लगे तो जाके वीडियो भी देख ली। तो भाई आज की क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हालांकि अभी शुरू भी नहीं की, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी में डिस्कस हो गए। तो पुलिस ज़िले हमारे यहाँ 2 हैं, एक हिसार का हांसी है और एक गुरुग्राम का क्या है, मानेसर। और मानेसर को क्या बना दिया गया है, लेटेस्ट नगर निगम। और नगर निगमों की संख्या आज हरियाणा में मानेसर बनने के बाद क्या हो गई है, 11 हो गई है, ठीक है। तो ये सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। स्टेट हाईवे होगा। फिर आएंगी इसी के अंदर हरियाणा में इंडस्ट्री। हालांकि कम है इंडस्ट्री, ठीक है, पर फिर भी हरियाणा में है इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर गुरुग्राम और कहाँ पे है, फरीदाबाद में। और हरियाणा की इंडस्ट्रियल सिटी किसको बोला जाता है, फरीदाबाद को बोला जाता है। औद्योगिक नगरी किसको बोला जाता है, फरीदाबाद। हरियाणा में 2 शहर थे, एक तो नीलोखेड़ी और एक फरीदाबाद, जिसको बसाया गया था पाकिस्तान से आने वाले किन के लिए, रिफ्यूजीज़ के लिए, ठीक है। एक नीलोखेड़ी
करनाल का और एक फरीदाबाद। और नीलोखेड़ी कैसी सीट भी है? रिजर्व सीट है। कैसी सीट है? रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, वो अगला टॉपिक होगा हरियाणा की राजनीति, इसमें हम सारा पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री और ले दे के जो खनिज हैं उनकी भी हम बात करेंगे। खनिजों का शहर जो कि आपको पता ही है यार, सबको रटा हुआ है, किसको कहते हैं? तो महेंद्रगढ़ को कहते हैं, जहाँ से संबंध है आपका किसका? बाबा रामदेव का। ठीक है, बाबा रामदेव जी का संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है। ठीक है, तो इंडस्ट्री, खनिज, ले दे के जितने भी हैं वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद है हरियाणा में विद्युत परियोजनाएं। विद्युत परियोजनाएं जितनी भी हरियाणा में चलाई गई वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे। विद्युत परियोजना में हम जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एक पानीपत में है, ज़्यादा दूर में ना जाऊँ, PTPS, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 के अंदर, जो कि पानीपत के अंदर है। ठीक है, और एक न्यूक्लियर प्लांट भी हरियाणा सरकार बनाने जा रही है। कहाँ पे? फतेहाबाद के गोरखपुर में। एक गोरखपुर यूपी में भी है और एक फतेहाबाद में भी है, जहाँ पे आपका उत्तर भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट लगेगा, जिसकी उत्पादन क्षमता होगी तो कितनी होगी? कितनी उत्पादन क्षमता होगी? 2800 मेगावाट, जिसकी क्या होगी? उत्पादन क्षमता होगी। ठीक है, क्या है? एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट है हरियाणा में, और वो भी कहाँ पे लगेगा? फतेहाबाद के गोरखपुर में, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 2800। 4 यूनिट हैं बेसिकली 700 मेगावाट की, तो 700 गुणा 4 कितना हो गया? 2800 मेगावाट। ठीक है, एक मैंने न्यूक्लियर डिज़ास्टर भी कभी डिस्कस किया था क्लास के अंदर, जो कि चेरनोबिल में हुआ था। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर, मैंने शायद आप आए नहीं होंगे फर्स्ट टाइम क्लास में। चेरनोबिल एक बहुत तगड़ा न्यूक्लियर डिज़ास्टर था, जो कि उस टाइम USSR में हुआ, जो कि आज का आपका देश बन गया। कौन सा बन गया है? यूक्रेन। कौन सा? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन जो कि देश बन गया आपका। तो वहाँ पे एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था चेरनोबिल प्लांट के अंदर, यूक्रेन के अंदर। तो उसके बाद दुनिया हिल से गई थी कि भाई न्यूक्लियर प्लांट लगाना तो ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट में कैसे बिजली बनती है? यूरेनियम होता है, बम्बार्डमेंट वगैरह करवाई जाती है और उससे क्या बनाई जाती है? बहुत बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जाती है। और एक हरियाणा में बिजली बन रही है किससे? कोयले से, कोल से। अब वो तरीका अच्छा नहीं है, गंदा तरीका है, एनवायरनमेंट को भी क्या पहुँचाता है? हानि पहुँचाता है। तो यूरेनियम बहुत बढ़िया चीज़ है, परंतु जरा सी चूक एक बहुत बड़े डिज़ास्टर को जन्म दे सकती है। इसी वजह से फतेहाबाद में जो गोरखपुर के अंदर न्यूक्लियर प्लांट लगाया जा रहा है, उसका भी विरोध किया था लोगों ने कि भाई ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हो, बिजली बढ़िया आएगी, पर जरा सी अगर चूक होगी ना, जरा सी, पूरा का पूरा ये जो नॉर्थ इंडिया तबाह हो जाएगा। ठीक है, और कितने लोग चले जाएंगे हमें नहीं पता, जानवर, पेड़ पौधे, वनस्पति सब ध्वस्त हो जाएगा वहाँ पे। तो ये डिज़ास्टर जो कि हुआ था 1986 के अंदर, 1986, और इसके बाद ही दुनिया की थोड़ी सी सोच बदली, किसको लेकर के? न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के। ठीक है, कहाँ पे हुआ? यूक्रेन। और इसी चेरनोबिल डिज़ास्टर की वजह से भोपाल गैस त्रासदी भी हुई ना हमारे यहाँ 1984 में। कौन सी गैस थी? मिक बोले तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, 1984 भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। 3 से 4 हज़ार लोग, ऑफिशियल आंकड़ा तो ये है, परे हैं, परंतु लोगों की जो डेथ है वो इससे कई गुना ज़्यादा थी। ऑफिशियल आंकड़ा हमारे पास यही है। चलो, इंडस्ट्री, विद्युत परियोजनाएं, जैसे हमारे यहाँ पे पानीपत में कौन सी है? PTPS, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन। फतेहाबाद के गोरखपुर में एकमात्र क्या बनाया जा रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट होगी। ठीक है, जैसे झज्जर में 2 हैं, झज्जर के झाड़ली में 2 हैं, एक महात्मा गांधी और एक है इंदिरा गांधी, है ना। झज्जर के झाड़ली में 2 हैं, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को क्या भी कहते हैं? अरावली सुपर विद्युत परियोजना, क्योंकि जिस कंपनी ने वो बनाई है वो कौन सी है? अरावली है। ठीक है, अरावली हालांकि मुझे भी पता है पहाड़ियों की भी श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में कौन सी है? डोसी की पहाड़ी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और जैसे यमुनानगर में कौन सा है? दीन बंधु छोटू राम। ठीक है, पढ़े हैं आपने। हिसार में कौन सा? हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। हिसार के खेदड़ में है कौन सा? राजीव गांधी। और 2 गांधी और हैं, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी। ये मिलेंगे कहाँ पे? झज्जर के झाड़ली में। झज्जर के झाड़ली में महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी, दीन बंधु छोटू राम, यमुनानगर, PTPS। ठीक है, सारी तो यहाँ पे ही होगी तुम्हारी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था अभी हरियाणा का भूगोल। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, और डिटेल में हम पढ़ेंगे। आपके 25 क्वेश्चन की जिम्मेवारी मेरी है।
और यहीं पे याद करवा दूंगा भाई क्लास के अंदर ही। जो मेरे से पहले भी पढ़े उन्हें पता है कि हरियाणा जीके के लिए घर पे जाके पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर यहाँ कान खोल के और दिमाग खोल के सुन ली तो। फोर्थ जो हम पढ़ेंगे अब आएगी आपकी हरियाणा की क्या, राजनीति। राजनीति में हम क्या पढ़ेंगे, राज्य का फर्स्ट सिटीजन, राज्य का, मैं देश की बात नहीं कर रहा, हरियाणा का फर्स्ट सिटीजन कौन है, राज्यपाल, ठीक है, जो कि कौन है अभी, बंडारू दत्तात्रेय। कौन से राज्यपाल बने हैं, 18वें। इनसे पहले कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि कौन से थे, 17वें। और जो भी राज्यपाल होता है वो खुद की स्टेट का नहीं बनाया जाता, वो अदर स्टेट का क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जैसे ये भी बाहर के हैं, ठीक है, इससे पहले जो सत्यदेव नारायण आर्य थे वो भी बाहर के थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे कौन से, धर्मदेव। तो इसमें हम सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे कौन से आर्टिकल में राज्यपाल के बारे में वर्णित है, ठीक है, और किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, वो सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और सारी की सारी लिस्ट भी एक बार दिमाग से निकाल लेंगे, ताकि कोई सवाल अगर ऊपर नीचे से पूछ ले हम एटलीस्ट रट्टा नहीं मारेंगे सारों का, 2-3 तो हमें करने ही करने। एक तो पहला, एक अंतिम से पहला, ठीक है, 17वें और 18वें दोनों हमें करने हैं, कहाँ से हैं, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है और सबसे छोटा कार्यकाल किसका है। आपको एक चीज़ तो पता है ना कि अगर मान लो राज्यपाल का पद खाली है किसी कारणवश, तो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसको क्या बना दिया जाता है, राज्यपाल। ऐसी सेंटर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या बना दिया जाता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और बना भी है, जिसका नाम है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब 2 बार क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, जबकि वो क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। ये प्रोविज़न है, बाकायदा संविधान में लिखा हुआ है। तो राज्यपाल सारे के सारे हम पढ़ेंगे एक बार हल्के हल्के से, और रटेंगे उनको, जिनका लंबा कार्यकाल, जिनका छोटा कार्यकाल। लंबा कार्यकाल अगर मैं बात करूँ किसका है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती। सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, OP वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, है ना, रटवाया हुआ है। CM में सबसे छोटा OP चौटाला कार्यकाल, और राज्यपाल में किसका, OP वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। पहले राज्यपाल थे कौन, धर्मवीर थे, ठीक है। सारी बातें यहीं पे होगी, और बीच में जितनी भी लिस्ट है, जो ज़्यादा बार बने, कम बार बने, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। राज्यपाल के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो कौन सा है, CM, ठीक है। हालांकि CM ही सब कुछ करता है, परंतु संविधान ने जो पावर दी है वो सारी की सारी किसको दी है, राज्यपाल को। पर राज्यपाल जितने भी काम करेगा वो किसके कहने पे करेगा, CM के कहने पे करेगा। हरियाणा के पहले CM जो कि थे भगवत दयाल शर्मा, आज CM आपको पता ही है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के कौन से CM है, 10वें CM है, ठीक है। 5 मई 1954 को निदाना गाँव महम तहसील रोहतक में जन्मे, कौन से, मनोहर लाल खट्टर। और पहले CM थे भगवत दयाल शर्मा, जो कि झज्जर के कौन से गांव से थे, बेरी गांव से थे। और पहले मनोनीत CM थे। मनोनीत का मतलब उन्होंने कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा था। और सबसे ज़्यादा बार CM बने आपके कौन से, ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका रहा है, ओम प्रकाश चौटाला। मात्र कितने दिन के CM, 5 दिन के। 1 दिन का CM कौन था, अनिल कपूर नायक, है ना। तो CM के बाद हम पढ़ेंगे फिर डिप्टी CM। डिप्टी CM के बारे में एक चीज़ समझना, संविधान में कोई भी पोस्ट डिप्टी CM की नहीं है। डिप्टी CM नाम की कोई भी पद हरियाणा संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, ना ही डिप्टी PM नाम का, ना ही डिप्टी CM नाम का, दोनों नहीं है। पर फिर भी पार्टी बना देती हैं जब 2 चेहरे ऐसे हों जो मुख्यमंत्री बनने के लिए, ठीक है, आगे हों, रेस में आगे हों, 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो एक को फिर क्या बना दिया जाता है, डिप्टी CM बना दिया जाता है। और हरियाणा में जो डिप्टी CM अभी हैं उनका नाम है, आपको अच्छे से पता है, दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने चुनाव लड़ा कहाँ से, जींद के उचाना से, ठीक है। आदमपुर तहसील दड़ोली गांव हिसार में जन्मे हैं, कौन, दुष्यंत चौटाला, ठीक है, जो कि इनका क्या है, नैनीहाल है, ठीक है। माता का नाम क्या है, नैना चौटाला। उनका गांव है कौन सा, दड़ोली। दड़ोली गांव, आदमपुर तहसील, कहाँ, हिसार। सिरसा मत मार कर देना, सिरसा जन्म नहीं है दुष्यंत चौटाला का, क्योंकि यही जाता है चौटाला पीछे है, तो सिरसा के चौटाला गांव में जन्मे होंगे, ऐसा नहीं है। जन्म कहाँ पे हुआ इनका, ठीक है, ससुराल में, ननिहाल में, ठीक है। तो हाँ, छठे डिप्टी CM है इस टाइम पे, छठे डिप्टी CM, जिसका नाम क्या है, दुष्यंत चौटाला जी, ठीक है। इन अब सारे के सारे हम पढ़ेंगे डिप्टी CM इसके अंदर ही। उसके बाद फिर है नेक्स्ट भाई, विधानसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष जिसको आप क्या भी बोलते हैं,
स्पीकर, जो कि अभी कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि पंचकुला से क्या है, विधायक हैं। ठीक है, पहली स्पीकर थी जिसका नाम था शन्नो देवी। भारत में किसी भी राज्य की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, शन्नो देवी। और पहली महिला सीएम कौन थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, वो भी आपके हरियाणा के अंबाला से थी, जो कि सीएम बनी किसकी, यूपी की। किसकी सीएम बनी, यूपी की सीएम बनी। ठीक है, अध्यक्ष है ना। तो इनके बारे में हम सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे, किसका कार्यकाल लंबा है, किसका कार्यकाल छोटा है, वो सारा। फिर उसके बाद विधानसभा सीटों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज जिनकी संख्या आप देखते हैं कितनी है, 90 है। कितनी है, 90 सीटें हैं। एंग्लो इंडियन जो था उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कुछ टीचर बोलते हैं कि एंग्लो इंडियन ख़त्म कर दिया ना। बेसिकली संविधान में क्या है कि जो SC ST के लिए जो सीटें हैं और जो एंग्लो इंडियन के लिए, लोकसभा में आपको पता है कितनी सीटें थी, 2, और हर स्टेट की विधानसभा में कितनी सीट थी, 1, वो 10 साल के लिए दिया गया था। 1950 से, मतलब संविधान लागू हुआ 1950, तो कब तक था वो, 60। फिर इसको 60 में संशोधन होता था, 10 साल के लिए आगे बढ़ा देते थे, 70 में संशोधन हुआ, 80 में बढ़ा दिया, 90। अब जो 2020 में लेटेस्ट संशोधन हुआ 104वां संविधान के अंदर, 103वां कौन सा था, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। GST कौन सा था, 101 में याद रखना। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ आपका कौन सा, GST। बहुत सारे पेपरों में सवाल पूछा गया, सिर्फ सीधा सा। UPSC का सवाल अलग होता है। 102 नेशनल, जो ये जो OBC हैं जो हैं, इनको जो कमीशन है, इसको नेशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया था 102 के द्वारा। हाँ है, 105 तो होया ही नहीं, 104 संशोधन है। ठीक है टोटल। तो 103वां क्या है, AWS। 104वें के द्वारा क्या किया गया, ये जो आरक्षित सीटें हैं किसकी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, और जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन को तो आगे नहीं बढ़ाया गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया, और कितने साल तक, 2030 तक कर दिया। ठीक है, तो ये किया गया है ना। तो विधानसभा सीट आज 90 हैं, जिसमें से आरक्षित कितनी हैं, 17 है। 17 सीटें आरक्षित हैं। 5 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। 5 जिलों में आरक्षित सीट नहीं है, बाकी 17 जिलों में क्या है, एक आरक्षित सीट है। जैसे करनाल की आपकी कौन सी है, नीलोखेड़ी। पानीपत की कौन सी है, इसराना। ठीक है, जींद की कौन सी है, नरवाना। अंबाला की कौन सी है, मुलाना। कौन सी है, मुलाना। ठीक है, गुरुग्राम की कौन सी है, पटौदी। फतेहाबाद की कौन सी है, रतिया। ये सारी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। 17 की 17 सीटें। आज 90 ही सीटें हैं, एंग्लो इंडियन आज नहीं है हमारे पास। ठीक है, परंतु जब हमारा हरियाणा बना था 1966 में, तब सीटों की संख्या केवल कितनी थी, 54। ठीक है, अगले ही साल 1967 में बढ़ा के कर दी 81। 10 साल बाद 77 में कर दी गई, कितनी, जो कि आज आप देख रहे हैं कितनी, 90। और 90 रहेंगी कब तक, 2026 तक। परिसीमन आयोग जो है वो इसको, हालांकि उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है हरियाणा में सीटें बढ़ाने की, तो वो हम देखेंगे वो भी, पर अभी तक बढ़ी नहीं है। अभी तक सीटें कितनी हैं, 90, जिसमें से रिजर्व सीट, आरक्षित सीट कितनी है, 17। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें आरक्षित सीट नहीं है, उनकी संख्या 5। जैसे आपका कौन सा पंचकुला, जैसे आपका कौन सा महेंद्रगढ़, जैसे आपका कौन सा चरखी दादरी, जैसे आपका कौन सा मेवात। ठीक है, तो ये कुछ जिले हैं जिसमें क्या नहीं है, आरक्षित सीट नहीं। ठीक है, टोटल आरक्षित कितनी है, 17। जब 81 थी तब आरक्षित की संख्या थी 15, और शुरुआत में आरक्षित हुआ करती थी कितनी, 10। पंजाब विधानसभा से 154 सीटें अलग हुई। 154 सीटें थी पंजाब विधानसभा में, जिसमें से 54 सीटें हरियाणा और 100 सीटें किसके पास, पंजाब के पास रह गई थी। आज अगर मैं बात करूं, अपने यहाँ पे भी 22 ज़िले हैं, पंजाब में भी कितने हैं, 22 ही ज़िले हैं। पंजाब में भी 22 ज़िले हैं और हरियाणा में भी कितने हैं, 22 ज़िले हैं। ठीक है, क्योंकि पंजाब से बाद में एक और राज्य अलग कर दिया था 1971 में, जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी आपका किससे अलग हुआ है, पंजाब से। हरियाणा भी किससे अलग हुआ है, पंजाब से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश था कौन सा राज्य है, 18वां राज्य है। कौन सा, 18वां। और 17वां कौन सा था, हरियाणा था। 16वां कौन सा था, नागालैंड। 1963 और हिमाचल प्रदेश 1971। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर इसी राजनीति के अंदर हम पढ़ेंगे हरियाणा में आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। 3 टाइप की इमरजेंसी है, 52 में, 56 में और 60 में। 52 में है नेशनल
56 में है प्रेसिडेंट रूल और 60 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक इंडिया में नहीं लगी। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 62, 71 और 75। 75 किस आधार पर लगाई गई थी? आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी में। और सर्वाधिक नसबंदियां भी की थी उस टाइम पे, और सर्वाधिक जिस राज्य में हुई थी वो राज्य कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, बंसीलाल जी राइट हैंड थे उस टाइम पे किसका? इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, और इनको बनाया गया था क्या? रक्षा मंत्री। याद है ना, बंसीलाल परी रेल में गई, हाँ 75 में, बिल्कुल। 52, 56, 60। तो प्रेसिडेंट रूल हमारे यहाँ 3 बार लगा, 67, 77, 91। कब से कब तक रहा? कौन से सीएम थे? पहले सीएम कौन से थे? बाद में सीएम कौन से थे? मैंने बताया था बाद में जितने भी सीएम आए वो क्या थे? लाल थे। कौन से थे? लाल थे। ये सारे हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ इतना है कि 67, 77 और 91 में हरियाणा में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। 67 से पहले सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, और बाद में सीएम बने 67 के बाद बंसी लाल। सबसे कम उम्र में हरियाणा के सीएम बनते हैं बंसी लाल, मात्र कितने साल में? 41 साल के अंदर, भिवानी का गोलागढ़। ठीक है, बंसीलाल नहर भी है भाई। ठीक है, तो ये सारा हम हरियाणा की राजनीति में पढ़ेंगे भाई। उसके बाद फिर इसी में आएगा, राजनीति से हालांकि थोड़ा सा अलग है, राजनीति में तो नहीं आएगा, डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। मेरी एक वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब के अंदर, डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, पर यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस इस टाइम पे हैं रविशंकर झा। इस टाइम पे क्या है? चीफ जस्टिस हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जनगणना हरियाणा की, इंडिया की नहीं पढ़ानी क्योंकि मुझे ज्योग्राफी इंडिया के डिस्कस नहीं कर रहा मैं, वो दीपक सर पढ़ाएंगे, उसको आप पूछना। 2011 में लेटेस्ट जनगणना हुई है हरियाणा की। 21 वाली के अभी आंकड़े नहीं आए। ठीक है, आपको 11 वाली पढ़ के जॉब वॉब ले लेनी, 21 जब आएगी उसका अपन वेट नहीं करेंगे। 2011 की जनगणना ने क्या बताया? हरियाणा का लिंगानुपात देश में सबसे कम, 879 सबसे कम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस ज़िले की है हरियाणा की, उसका नाम है फरीदाबाद, 18 लाख से भी ज़्यादा। सबसे कम जनगणना जो है और जनसंख्या जो है वो इसने बताई किस ज़िले की है? पंचकुला की है। परंतु उस टाइम पे जो जनगणना हुई थी वो कितने ज़िलों में हुई थी? 21 ज़िलों में हुई थी। आज जो सबसे कम जनसंख्या है जिस ज़िले की, उसका नाम आप देंगे, क्या देंगे? चरखी दादरी। अगर ऑप्शन में मिले तो, ना मिले तो आप देंगे किसका? पंचकुला। मैंने बताया था 15 लाख से ज़्यादा कितने ज़िले हैं हरियाणा में? 5। फरहान हिना बहनों के साथ जीके पड़ेगा। फरीदाबाद सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे जनसंख्या में कौन सा था? हिसार, तीसरे नंबर पे गुरुग्राम। ठीक है, के से करनाल। ठीक है, चलो तो जनगणना 2011 की हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। फिर उसके बाद हमें पढ़नी है कृषि, हालांकि पशुपालन में ही आ जाएगा, परंतु जनगणना है तो वो भी हम देख लेंगे। पशु जनगणना जिसकी लेटेस्ट हुई है, कब हुई है? 2019 में हुई है। ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा भी रखे, यूट्यूब पे वीडियो बकायदा आपको मिल जाएगी, पशु जनगणना। फिर उसके बाद कुछ विविध डाटा, मिसलेनियस। अब आप बोलेंगे गुरुजी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहाँ गए? वो जो 22 ज़िले लिखे थे ना ऊपर, उसमें ज़िले वाइज मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यूनिवर्सिटी दरगाह जितने भी हैं, है ना, ये सारे उसमें पढ़ाता जाऊंगा आपको। जितने भी वहाँ पे क्या हैं घूमने फिरने की चीज़ें हैं वो सारी मैं पढ़ाता जाऊंगा। कहाँ पे? ज़िले वाइज में। तो वो अलग से नहीं पढ़ेगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये वो। ठीक है, तो वो सारे आपके ज़िलों में आएंगे। ज़िलों में हमने क्या सिर्फ यही पढ़ना है? करनाल 1 नंबर 1950 में पढ़ा था, वहाँ पर भी तो हमने 4 बातें लिखनी है। तो वहाँ सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दरगाह यूनिवर्सिटी और पर्यटन स्थल, ये सारे के सारे आप किस में पढ़ लोगे? ज़िलों में ही पढ़ लोगे। ठीक है, ये अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे तो फिर ख़त्म ही नहीं होगा। और उसके बाद फिर अलग हम पढ़ेंगे हरियाणा में जो आभूषण है और हरियाणा की क्या वेशभूषा, इसको हम बोलते हैं कला व संस्कृति के नाम से एक टॉपिक, ये भी हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद विविध में क्या आएगा? हरियाणा का राजकीय परिचय। राजकीय परिचय की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या आएगा? हरियाणा का राजकीय प्रतीक। ठीक है, मोहर है जो हरियाणा सरकार की, ठीक है, वो वाली। हरियाणा का राजकीय पशु जो कि कौन सा है? काला हिरण।
पशु थोड़ी है, तो पक्षी है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। राजकीय फल कौन सा है? आम। ठीक है, भारत का भी राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राजकीय फूल कौन सा है? कमल। ठीक है, कौन सा है? कमल। भारत का भी कौन सा है? कमल। राजकीय मिठाई कौन सी है? घेवर। ऑप्शन में ना मिले तो लगाना है किस पे? जलेबी पे लगाना। घेवर। राजकीय त्योहार क्योंकि कौन सा है? तीज है, और तीज से ही रिलेटेड है कौन सा? घेवर। अगर ऑप्शन में ना मिले घेवर, तब आप लगा सकते हैं क्या? जलेबी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेशनल स्वीट्स में हरियाणा जी के पढ़ा रहा हूँ ना, नेशनल मेरे हिसाब से कोई होगी भी नहीं। ठीक है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, और शायद मुझे लगता है नेशनल कोई होगी भी नहीं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या हो भी सकती है, देखना पड़ेगा एक बार। तो राजकीय परिचय में सारा आ जाएगा, पशु पक्षी फूल त्योहार प्रतीक चिन्ह जो भी है। जैसे सबसे बड़ा अशोक स्तंभ कहाँ पे है? यमुनानगर के टोपरा के अंदर। ठीक है, वो भी हम इसके अंदर सारा हम पढ़ लेंगे। फिर है भाई हरियाणा में खेल कूद, ये हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% है। पटवारी वगैरह के एग्जाम में तो आप ओलंपिक से क्वेश्चन लिख के ले लो, एक क्वेश्चन आना ही आना है। पानीपत पता ही है, बड़ा मशहूर हो गया अब तो, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो। ठीक है, गोल्ड मेडल। हाँ, एक छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ, हरियाणा सरकार ने प्राइज मनी बढ़ाई है ओलंपिक के लिए, और कितनी लिखी है? 6425। याद रखने का तरीका है, गोल्ड लाए तो 6 करोड़, सिल्वर लाए तो 4 करोड़, ब्रोंज लाए तो कितना? 2.5 करोड़। देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें प्राइज मनी थी 7.5 लाख रुपए, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 25 लाख रुपए। कितना? 25 लाख रुपए। ठीक है, हाँ, नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया बताओ? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम का नाम तो मोदी साहब के नाम पे रख दिया, वहाँ नहीं चेंज करेंगे यार, इनके भी अपनी पॉलिटिक्स है, ये भी अब इस राजनीति पे आ गए हैं। पता है ना गुजरात वाला? ध्यानचंद अवार्ड कर दिया, बिल्कुल सही है। और उनका जन्म होता है कब? 29 अगस्त, और उसी टाइम पे हम देते हैं खेल अवार्ड। क्या देते हैं? खेल अवार्ड। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के जन्म के दिवस पर हम देते हैं, क्या देते हैं? स्पोर्ट्स अवार्ड देते हैं, खेल अवार्ड, जो कि होता है 29 अगस्त। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे किसके उस पे है? किस पे? मेजर ध्यानचंद। और नेशनल साइंस डे किसके उस पे है? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमना। ठीक है, उसके नाम पे, जिन्होंने दिया था रमन इफेक्ट। समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये बताया था किसने? रमन साहब ने। ठीक है, चलिए, ये सारे के सारे आपके टॉपिक थे हरियाणा जीके के। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हरियाणा जीके क्या है। ये नहीं कि 200-250 क्वेश्चन कर लिए और हरियाणा जीके होगी, ऐसे हरियाणा जीके नहीं हुआ करती भाई। आज कर लोगे 10 दिन बाद फिर भूल जाएगी, और वो ऐसा ही है। ठीक है, ऐसे अगर आप पढ़ लोगे, मेरे साथ बने रहोगे, तो यकीन मानो जितने भी पेपर आपके आने वाले, एक आधा क्वेश्चन छोड़ के, वो भी ऐसा अगर दे दिया कि बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, क्योंकि ये देते हैं ऐसा एक आधा क्वेश्चन, तो तब है कि आपका एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए। नहीं तो हरियाणा जीके से आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ठीक होंगे। प्लस मैं क्या कराऊंगा भाई, 40 से 50 मिनट की क्लास होगी, और हर दिन डेली लास्ट के जो 10 मिनट रहेंगे उसमें अपन करेंगे क्या? करंट अफेयर्स। और वो भी जो करंट अफेयर्स होंगे वो भाई सेंटर के ना कराऊंगा मैं, वो मेरी जिम्मेवारी ना है, वो करवाऊंगा आपको किसके? हरियाणा जीके के। ठीक है, जैसे अभी पूछा गया था फ्यूजन ऑफ साइंस जो है वो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? वो फरीदाबाद में, हरियाणा पुलिस के पेपर में आया हुआ था, शाम वाले देखा था। और कौन सी यूनिवर्सिटी में मनाया गया था? YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसका नाम चेंज हो गया जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, JC बोस यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? फरीदाबाद में, जिसका पहले नाम था YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। थोड़ा सा हल्का मैं आज के टॉपिक की शुरुआत कर देता हूँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे हल्का सा बस। बना हरियाणा कब? 1 नवंबर 1966 को। प्यारा हरियाणा अपना आ गया भाई। कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य। भाई दिमाग और आंखें खोल के, और जो मैं बोलता हूँ उसको मेरे साथ रिपीट करते चलना है, यहीं पे याद हो जाएगी सारी की सारी, घर पे जाने की कोई करने की जरूरत है ही नहीं। 5 मिनट देख लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 16वां राज्य बना था भाई कौन सा? नागालैंड, 1963। 17वां बना था कौन सा? हरियाणा। और 18वां बना था कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिम रहती है जिसके आंचल में हमेशा, वो है हिमाचल प्रदेश।
तो आपका 17वां प्लस 18वां दोनों राज्य अलग हुए हैं किस पंजाब से? पूर्वी पंजाब से। आप बोलेंगे गुरुजी पंजाब तक तो ठीक था, पूर्वी पंजाब क्या होगा? ये क्या वाला है भाई? 47 के बाद, 47 से पहले जो पंजाब था वो बहुत बड़ा था, इसका कुछ हिस्सा किसके पास चला गया? पंजाब के पास, है ना, पाकिस्तान के पास, और किसके पास है? इंडिया के पास। जैसे मान लो अगर ये पंजाब है तो ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, ये चला गया किसके पास? पाकिस्तान। ये कौन सा है? पश्चिम, ठीक है। और ये वाला हिस्सा किसके पास चला गया? इंडिया के पास। तो हमारा जो 17वां और 18वां राज्य है वो अलग हुआ है कौन से पंजाब से? पूर्वी पंजाब से अलग हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। एरिया जो है अपना वो है कितना? आज तक नहीं बदला, 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और इतना ही एरिया एक देश का है जिसका नाम है एस्टोनिया। यूरोप का ये देश है भाई, एस्टोनिया, और इसका एरिया है 45,277, लगभग आसपास है 45,277। और एक और देश है जिसके समान इसका एरिया बोला जाता है और वो है डेनमार्क। 42,933 वर्ग किलोमीटर ये एरिया है किसका? डेनमार्क का। डेनमार्क दोनों यूरोप के देश हैं। हरियाणा का एरिया कितना है? 44,212। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पे हरियाणा की तुलना किस देश से होती है? देखो जो होम मिनिस्ट्री है उसकी साइट पे आपको मिलेगा क्या? डेनमार्क। अगर डेनमार्क ऑप्शन में ना मिले तो बाकी बच्चों से आप एक स्टेप आगे चले गए, क्या होगा? एस्टोनिया 45,270 वर्ग किलोमीटर। परंतु होम मिनिस्ट्री की साइट पे क्या दे रखा है? डेनमार्क। क्या दे रखा है ना? एरिया नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हरियाणा का एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी पंजाब से जो हम अलग हुए थे तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसका कितने % एरिया हरियाणा को दिया गया था? तो इसका 35.18% एरिया किसको दिया गया था? हरियाणा को दिया गया था। देखो भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है एरिया के आधार पे वो है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 18 घंटे का सफ़र भी करना पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। जिसकी तुलना होती है जर्मनी देश के एरिया से, ठीक है। किसकी? राजस्थान की। और भारत का क्षेत्रफल में जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां। विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। सबसे ज़्यादा एरिया जिस देश का है वो है आपका रशिया, ठीक है। किसका है? रशिया। 1,74,00,000 के आसपास एरिया है किसका? रशिया का, ठीक है। तो 35.18% एरिया हरियाणा को दिया गया था, ठीक है, पंजाब का भाई। और आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि भारत के एरिया का कितना % है? भारत के एरिया का कितना है भाई? 1.34%। भारत का जो एरिया है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये एरिया है किसका? भारत का। जिसका विश्व में स्थान है कौन सा? नंबर 7वां। सबसे ज़्यादा एरिया में किसका? रशिया का। तो भारत के एरिया का कितना % है? 1.34%। और हमारी जनसंख्या जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है 2,53,51,462। बोलेंगे 2,53,51,462, जो कि भारत की कुल पॉपुलेशन का कितना है? 2.09%। जनसंख्या हमारे यहाँ रहती है 2.09% और एरिया हमारे पास कितना है? 1.34%, ठीक है, 1.34%। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 2.09% हमारी क्या है? जनसंख्या। किसकी जनसंख्या का? भारत की जनसंख्या का 2.09%। और भारत का एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा एरिया है रशिया का 1,74,00,000 के आसपास, जहाँ से आपका एक पक्षी आता है जिसका नाम है साइबेरियन सारस, जो कि आके रुकेगा कहाँ पे? गुरुग्राम के सुल्तानपुर में, ठीक है। और भारत का एरिया में विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है किसका? भारत का, ठीक है। भारत का जो एरिया है ना वो विश्व के एरिया का कितना % है? ये भी लिख लेना। विश्व के एरिया का 2.4%। विश्व के एरिया का भारत का एरिया कितना % है? 2.4%। और पॉपुलेशन कितनी रहती है? देखकर हंसोगे आप, 16.7%। विश्व की जितनी पॉपुलेशन है
उसका 16.7% इस देश में रहती है, और जगह हम कितनी लेके बैठे हैं, केवल 2.4%। और सबसे कम पॉपुलेशन जिस देश की है उसका नाम है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्या हमने सीखा भाई, हरियाणा का एरिया कितना है, बोलना जरा, 44,212। कौन सा राज्य बना था, 17वां। 16वां कौन सा था, नागालैंड। 18वां कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल और हरियाणा दोनों किससे अलग हुए, पंजाब। पंजाब ऑप्शन में ना मिले तो पूर्वी पंजाब। कौन सा पंजाब, पूर्वी पंजाब से हम अलग हुए थे। ठीक है, उसके बाद भाई एरिया जो कि हमने हरियाणा का बात की 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो एरिया में हरियाणा में स्थान कौन सा है, लिखना एरिया में स्थान। एरिया में स्थान है, अगर भारत में पूछे स्थान भारत में, ये हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया था, तो भारत में स्थान है इसका 21वां। अगर राज्यों में स्थान पूछे, राज्यों में स्थान, तो राज्यों में स्थान है 20वां। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि जो लद्दाख है आज क्या बना दी गई है, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, जिसका एरिया हरियाणा से क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ राज्यों की बात करूं तो हरियाणा का जो एरिया है वो है 20वां, और भारत में कौन सा स्थान है, 21वां। नायब तहसीलदार के पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसका एरिया हरियाणा से कम है। ठीक है, तो कम वाले हम याद कर लेते हैं। आज आपको पता है ना, आज भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। होने तो 9 चाहिए थे, परंतु दमन दीव, दादर व नागर हवेली दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज करके एक बना दिया गया। तो इसी वजह से आज यूटी केवल कितनी बची हैं, 8, और राज्य कितने हैं, 28। क्योंकि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। कब, 31 अक्टूबर 2019 को। 5 अगस्त को तो बिल पेश हुआ था, 9 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, हाँ राज्य का दर्जा 5 को ही बोलेंगे हम, ख़त्म हो गया। परंतु यूटी कब बनाया गया था इसको, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर जिसकी हत्या होती है किनकी, श्रीमती इंदिरा गांधी, और 31 अक्टूबर को जन्म होता है किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। किसको मनाते हैं, 31 अक्टूबर, जो कि जन्म दिवस है किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत के क्या बोला जाता है, लौह पुरुष। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हरियाणा के लौह पुरुष कौन है, बंसीलाल। ठीक है, हरियाणा के लौह पुरुष बंसीलाल, और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भाग लिया था किसमें, बारदोली सत्याग्रह में। और बारदोली सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इनको उपाधि मिली थी किसकी, सरदार की उपाधि मिली थी। किसकी, सरदार की। ठीक है, सरदार की उपाधि इनको दी थी बारदोली की महिलाओं ने। किसने, बारदोली की महिलाओं में। अगर ये ऑप्शन में नाम मिले तो आपको लगाना है महात्मा गांधी। क्या लगाना है, महात्मा गांधी। कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, बारदोली की महिलाओं ने। ऑप्शन में ना मिले तो क्या लगाओगे, महात्मा गांधी जी ने इनको उपाधि दी थी। तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य में स्थान हमारा 20वां है। मतलब 8 राज्य ऐसे हैं, राज्य जिसका एरिया हरियाणा से क्या है, कम है। तो ये याद रख लेते हैं हम। बाकी के जो 19 हैं जो हमसे क्या लेकर के बैठे हैं, ज़्यादा, हमारा तो 20वां स्थान है ना, वो ऑटोमेटिकली हमें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो ये 8 याद करने आसान है 19 की अपेक्षा, तो 8 हम कर लेते हैं। एक ट्रिक है, जीएसटी लागू हुआ था कब, बताना, 2017 1 जुलाई। और संशोधन कौन सा था, 101, बिल्कुल सही। जीएसटी MMNK, ये एक ट्रिक है। क्या, जीएसटी MMNK, बोलना मेरे साथ, जीएसटी MMNK। जी से कौन सा राज्य होगा जिसका एरिया सबसे कम है भारत में, गोवा, जिसका एरिया है 3702 वर्ग किलोमीटर, जो कि जींद से ज़्यादा है कितना, 1000। जींद का एरिया है 2702 वर्ग किलोमीटर, और गोवा का एरिया है कितना, 3702 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में एरिया में क्या है, राज्यों में एरिया में क्या है, सबसे छोटा है। राज्यों में एरिया में सबसे छोटा है। ऐसे कौन सा होगा जरा बताओ सोच के, सिक्किम, बिल्कुल सही।
सिक्किम, टी से त्रिपुरा, तेलंगाना मत बोलना, ठीक है। 29वां राज्य बना था कौन सा? तेलंगाना, 2014 में, 2 जून 2014, ठीक है। परंतु आज राज्य है 28 ही है। टी से है आपका त्रिपुरा, लिख लेंगे त्रिपुरा। एम से 3 राज्य हैं बताना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, लिख लो फिर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। एन से कौन सा होगा सोचो? नागालैंड। और के से होगा केरला, बिल्कुल सही। एन से नागालैंड, के से केरला। क्या ट्रिक है? GST ट्रिपल M N K, GST ट्रिपल M N K। मेरे साथ एक बार दोहराना, लिख लो पहले 8 के 8। गोवा बोलना, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, म्यांमार नहीं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। जाग रहे हो मतलब? एन का नागालैंड और के से केरला। कितने हो गए ये? 8 हो गए, ठीक है। गोवा का एरिया सबसे कम कितना? 3702, जो कि हरियाणा से कितना ज़्यादा? मात्र 1000 वर्ग किलोमीटर हरियाणा से क्या, जींद से 1000 वर्ग किलोमीटर क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो ये 8 हैं जिसका एरिया आप याद रखेंगे किससे ज़्यादा है? है ना, कम है। हरियाणा से क्या है? कम है, ठीक है। अच्छा, ये जो 5 राज्य हैं ना, ये वाले जो 5 राज्य हैं, इसमें 2 राज्य और मिला दूं तो बन जाते हैं 7 बहन राज्य, जिसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स स्टेट। 7 बहन राज्य यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बस ऐसे ही याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 7 बहन राज्य। 7 बहन राज्य में क्या आएगा? एक तो तीनों M का मतलब मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, फिर आएगा T, फिर आएगा N, ठीक है, त्रिपुरा, और N से क्या है? नागालैंड। 5 तो ये हो गए, 2 बचते हैं ऐसे। ऐ का मतलब अरुणाचल, अरुण आता है इसके आंचल में सबसे पहले, और ऐसे है असम। तो ये 7 राज्य क्या कहलाते हैं? आपके 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं। आप बोलेंगे इनको 7 सिस्टर स्टेट क्यों कहते हैं गुरुजी? क्योंकि इन सबका जो कल्चर है, रहना है, सहना है, वो सब क्या है? एक जैसा है। और ये भारत के कहाँ पे पाए जाते हैं? बिल्कुल पूर्व में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पूर्व में पाए जाते हैं। 7 एक गुच्छा सा बनता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं 7 बहन राज्य, 7 सिस्टर्स स्टेट। तो फिर से एक बार, हरियाणा का एरिया में स्थान राज्यों में कौन सा? 20वां। भारत में स्थान कौन सा? 21वां। एक लद्दाख है जिसका एरिया इंडिया से क्या है? हरियाणा से क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। और 8 राज्य ऐसे हैं जिसका एरिया हरियाणा से कम है। याद रखने की ट्रिक क्या है? GST ट्रिपल M N K। G से कौन सा? गोवा, S से सिक्किम, T से M से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, N से नागालैंड, और K से केरल, जहाँ पे पढ़े लिखे इंडिया में सबसे ज़्यादा, जहाँ का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा 2011 के अनुसार है। चलिए, तो आज मुझे लगता है यहीं पे छोड़ देते हैं, काफ़ी हो गया। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो जितना भी कराया भाई, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना बस, बाकी सब ठीक है। चलिए, बंद कर देंगे आगे से।